कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी प्रेम का रंग स्याह। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज मेरा इंटरमीडिएट का परीक्षा फल निकलने वाला था। इस बार बोर्ड परीक्षा है, अतः भय कुछ अधिक है। फेल होने से हमेशा भयभीत रही हूँ। हालांकि पूरे वर्ष मैंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की है, फिर भी मन सुबह से कुछ आशंकित है। ये सोचकर कि न जाने क्या होगा, कहीं फेल ना हो जाऊं। आशा की एक किरण भी मन में प्रज्वलित है कि मैं अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगी। अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं। दोपहर बाद शहर से गांव में अखबार आएगा, तब कहीं मैं अखबार में अपना अनुक्रमांक देख पाऊंगी। ये एक छोटा सा गांव है। यहाँ शहर से अखबार आते आते दोपहर हो ही जाती है। दोपहर तक मैं इसी ऊहापोह की स्थिति में झूलती रहूँगी। ऊहापोह की स्थिति में झूलते झूलते दिन के 12 बज गए। पम्मी पास हो गई, माँ पम्मी पास हो गई। मेरा छोटा भाई चरण, जो आज मेरे लिए शहर में अखबार लेने गया था, उसने साइकिल दालान में खड़ी करते हुए ऊंचे स्वर में कहा। उसके स्वर प्रसन्नता से भरे थे। हाँ हाँ, सबको पता था पम्मी पास हो जाएगी। माँ, जो अलगनी पर कपड़े फैला रही थी, उन्होंने वहीं से जवाब देते हुए कहा। चरण साइकिल के पीछे कैरियर में दबा अखबार निकाल कर मेरी ओर आ रहा था। मैंने लपक कर उसके हाथ से अखबार ले लिया। अब किस बात की शीघ्रता, तू तो पास हो गई, ले फिर भी अखबार देखकर तसल्ली कर ले, छोटे भाई चरण ने मुझे छेड़ते हुए कहा। पम्मी देख, चरण शहर से अखबार ले आया है, तू पास हो गई है, अखबार देखकर तसल्ली कर ले और कुछ खा पी ले, सुबह से यूं ही बैठी है। माँ आंगन की ओर से आ रही थी। मुझे अखबार में अपना अनुक्रमांक ढूंढते देखकर मुस्कुराकर रसोई की ओर बढ़ गई। माँ, कोई काम है क्या? माँ के पीछे पीछे मैं रसोई में चली आई थी। मैं खूब खुश थी। मुझे अखबार में अपना अनुक्रमांक जो मिल गया था। इस समय कोई काम नहीं है, तू भोजन कर ले और आराम कर। शाम को पालक बैगन की सब्जी धोकर काट देना, मैं बढ़िया बनाने की तैयारी कर लूँगी, माँ ने कहा। जी माँ, कर लूँगी, कहकर अपना भोजन लेकर मैं अपने कक्ष में आ गई। माँ कितनी खुश लग रही थी। आखिर इस गांव में बहुत कम लड़कियां इंटर तक पढ़ाई कर पाती हैं, उनमें से एक मैं हूँ। माँ, आज मैं अपनी मित्र नवजोत के घर जाऊँ? दूसरे दिन मैंने माँ से पूछा। माँ आंगन में बढ़िया तोड़ने की तैयारी कर रही थी। जा, लेकिन ध्यान रहे घंटे भर में आ जाना, माँ ने हिदायत देते हुए कहा। हाँ माँ, हाँ, कहकर मैं तुरंत घर से निकल पड़ी। नवजोत मेरी मित्र है। मेरे घर से 2-3 घर छोड़कर उसका घर है। मैं रंगीन फूलों वाली कुर्ती, पटियाला सलवार व लंबी चोटियों को गूंथ कर उसमें लाल पीले रंगों के पारांदे लगाकर पहले से तैयार बैठी थी। ये सलवार सूट मुझे बहुत पसंद है, किंतु मुझे इसे पहनने के अवसर कम ही मिलते हैं। अधिकांशतः मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही आती जाती हूँ। कॉलेज के अतिरिक्त मैं कहीं और आती जाती कम हूँ, अतः ये सलवार सूट पहनने का अवसर कम ही मिलता है। जब कभी कॉलेज की सहेलियों के घर जाने की इच्छा होती है, तब माँ से पूछकर कभी कभी चली जाती हूँ। उस समय मैं अपनी पसंद के सलवार सूट व रंगीन परांदे वाली चोटियाँ बनाती हूँ। मेरे पग तीव्र गति से नवजोत के घर की ओर बढ़ रहे थे। मेरे घर से चंद कदम दूर अपनी मित्र नवजोत के घर में कुछ ही मिनटों में पहुँच गई। आज नवजोत से मुझे कोई विशेष काम न था, बस अपने उत्तीर्ण होने की प्रसन्नता साझा करनी थी। थोड़ी देर में मैं घर वापस आ गई। मई का महीना था। दोपहर के 1 बज रहे थे। धूप अपनी तीव्र तेवर दिखा रही थी। माँ बड़ियाँ तोड़ चुकी थीं। बड़ियों से भरी चारपाई धूप में खिसका चुकी थीं। धूप तेज़ है, शाम तक बड़ियाँ सूख जाएंगी। उसके बाद 2-3 दिन तक और ठीक से सुखाई जाएंगी। फिर माँ उन्हें टाइट ढक्कन वाले डिब्बे में बंद करके रख देंगी। अगले माह से प्रारंभ होने वाली बारिशों के मौसम में भोजन में माँ ये बड़ियाँ खूब बनाती हैं। हम सबको बड़ियों की सब्ज़ी खूब पसंद है। अपने कमरे में आकर मैं सुकून का अनुभव कर रही थी। बाहर तीखी धूप जो थी, मैंने खिड़की से बाहर देखा। धूप अपने पूरे तेवर के साथ गांव की गलियों व धूसर खेतों में बिछी थी। इस लंबी गर्म दोपहरी से मुझे जूझना था। इसके लिए मुझे अपने रुचि का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ ही क्षणों में पेन व डायरी मेरे हाथों में थी। मन के भीतर की प्रसन्नता और बाहर का उदास मौसम, दोनों के भाव शब्दों के माध्यम से कविता के रूप में पन्नों पर ढलने लगे। अंततः एक पूरी कविता पन्नों पर सजीव हो गई। मैं संतुष्ट थी आज के दिन को सफल बनाने में अपनी इस कविता के योगदान से।
इंटरमीडिएट के पश्चात मैं स्नातक करना चाहती हूँ। घर में सभी कहते हैं कि मैं विवाह योग्य हो गई हूँ। माँ तो कहती हैं कि अब तक मेरा विवाह हो जाना चाहिए था, किंतु मैंने निश्चय कर लिया है कि आगे पढ़ूंगी। मेरे गांव में आगे की शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं है, अतः मैंने पापा से कहकर, एक प्रकार से कहूँ तो हट करके, पास के गांव में जहाँ उच्च शिक्षा का कॉलेज है प्रवेश ले लिया। अब मुझे साइकिल से कॉलेज जाना होगा, क्योंकि कॉलेज मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर है। इसके लिए मुझे चरण की पुरानी साइकिल ठीक करा कर दे दी गई है। कॉलेज जाने का आज मेरा प्रथम दिन है। मैं तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए साइकिल निकाल कर कैरियर पर बैग रख रही थी। इस गांव में लड़कियों ने 8वीं से आगे पढ़ाई नहीं की है। हम लोगों ने तुम्हें 12वीं तक पढ़ा दिया है। तुम अब चुपचाप घर में बैठो, तुम्हारे विवाह की बात चल रही है। माँ ने बाहर आकर मुझसे कहा। नहीं माँ, मैं तो आगे पढ़ूंगी, मैंने माँ से कहा। सभी जगह तुम्हारी नहीं चलेगी, ये लड़की तो किसी की नहीं सुनती है। माँ जाने क्या क्या कहती जा रही थी और मैं साइकिल पर बैठी अपने पैडल मारती हुई घर से बाहर निकल गई। कच्ची पक्की सड़कें, पगडंडियों, खेतों से होती हुई दूसरे गांव में कॉलेज के गेट पर पहुंच गई। पढ़ना अच्छा लगने लगा। साथ ही मार्ग में मिलते गांव के हरे भरे खेत, बाग बगीचे, रंग बिरंगे पक्षी, नाचते मयूर, ये भी खूब अच्छे लगने लगे। इन सब से मित्रता हो गई। इन मित्रों से बात करते मेरे गांव से दूसरे गांव की दूरी सरलता से कट जाती, क्योंकि अपने गांव से दूसरे गांव में आकर पढ़ने वाली लड़की मैं अकेली ही थी। इन बाग बगीचे, रंग बिरंगे पक्षियों के अतिरिक्त मेरी कोई अन्य मित्र न थी। आज रविवार था। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। घर के रोज़मर्रा के सभी काम लगभग समाप्त हो गए थे। मैं घर के बरामदे में बैठी पुस्तक पढ़ रही थी। परीक्षाएं समीप थीं। तुम्हारे विवाह की बात चल रही है, माँ ने कहा। वो बरामदे में पड़ी चारपाई पर बैठकर पंखा झल रही थीं और इस समय फुर्सत में थीं। मैं आगे पढ़ूंगी, अभी विवाह नहीं करूंगी। तेरे उम्र की लड़कियां माँ बन गई हैं और तुम विवाह के लिए मना कर रही हो, माँ बोलती जा रही थी। मैं अपनी दृष्टि नीचे झुकाए पैर के अंगूठे से फर्श कुरेद रही थी, नाहक बेवजह, जबकि फर्श पक्का था और उसमें से निकलना कुछ भी नहीं था। पास पड़ोस की महिलाएं कह रही हैं कि आपकी पम्मी कितनी सुंदर है, लंबा छरहरा कद, गौर वर्ण, मीन जैसी आँखें, सांचे में ढली लंबी नाक कितनी सुंदर है। आपकी बिटिया फिर भी अभी तक कुंवारी है। माँ मुझे मनाने का प्रयत्न कर रही थीं। मैं जानती हूँ ये बातें गांव की महिलाएं अवश्य कहती होंगी या नहीं भी, किंतु ये माँ के मन की बात है और इच्छा भी। माँ चाहती हैं कि मेरा विवाह अब हो जाना चाहिए। मैं पढ़ना चाहती हूँ, अतः माँ के सपनों को मैंने कह दिया। कुछ समय पश्चात मेरे पास आए। समय आगे बढ़ता जा रहा है। पढ़ने के साथ साथ मुझे लिखने का जुनून है, विशेषकर कविताएं, और मैं लिखती जा रही हूँ। मेरी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। मेरी रुचि लिखने की ओर निरंतर बढ़ती जा रही थी। लिखना मुझे अच्छा लगने लगा था। अब तक मैंने जो कुछ लिखा है वो मेरे विचारों की पूरी अभिव्यक्ति नहीं है। मेरी स्नातक तक की शिक्षा पूरी हो गई थी। अभी मुझे बहुत कुछ लिखना है, किंतु उससे पहले माँ के सपनों को पूरा करना है, विवाह की सहमति देकर। मैंने विवाह की सहमति दी। मेरा विवाह हो गया। माँ के सपने पूरे हो गए। मेरा विवाह एक छोटे से शहर में हुआ था। छोटा शहर कम से कम गांव से अच्छा है। वहाँ स्कूल कॉलेज है जहाँ से मैं एमए कर सकती हूँ। मैंने एमए करने का निर्णय कर लिया। अपने निर्णय से अपने पति को अवगत करा दिया। मेरा ये फैसला मेरे पति व उनके परिवार को अच्छा नहीं लगा। मेरे भीतर विद्रोह के स्वर उठने लगे थे। परिवार से हट व विद्रोह करके मैंने एमए में प्रवेश ले लिया। मैं कॉलेज जाने लगी। पढ़ने के साथ साथ मैं अपने लेखन के जुनून के लिए भी समय निकाल ले रही थी। लेखन के कारण कॉलेज की साहित्यिक गोष्ठियों व समारोहों में प्रतिभाग करती, जो मेरी एक अलग पहचान बनाने लगी थी। लेखन में रुचि बढ़ती जा रही थी। लिखे बिना मुझे घुटन सी लगने लगती। लिखने बैठती तो घर के काम छूट जाते, घर के काम करने लगती तो लिखना छूट जाता। लिखना मुझे नहीं छोड़ना है, अतः घर के काम छूट रहे थे। एक विवाहिता का उत्तरदायित्व व घर के काम छूटने पर रिश्ते छूटने व टूटने स्वाभाविक थे। मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा एमए पूरा हो गया था। घर के लोगों से तिरस्कार, पति से उपेक्षा व बाहर के लोगों से प्रशंसा। कुछ अजीब सी शक्ल में ढलता जा रहा है जीवन। समय ने मेरी सोच में परिवर्तन किया। अब मैं आत्मनिर्भर भी होना चाहती हूँ। मेरी रुचि अध्यापन में है। इसके लिए अब मुझे पीएचडी करनी होगी। राहें कठिन हैं, किंतु मैं कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हूँ।
जब हम पथ पर आगे बढ़ने के लिए पग उठाते हैं तो कभी कभी विधाता राह में बाधाएं खड़ी कर हमारी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं। विधाता मेरी भी परीक्षा ले रहे हैं। पुस्तकें, पुस्तकालय, शोध कार्य, इन सब की व्यस्तता के बीच मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया है। मातृत्व तो मेरी प्राथमिकता है, किंतु पुस्तकें भी मुझसे दूर ना हो पाती। अब सब कुछ इतना आसान तो न था। पम्मी, अब किताबों को छोड़ो और बच्चे पर ध्यान दो। एमए कर लिया है, बहुत है। अब आगे और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज जाना बंद करो। पति के शब्द सुन मेरे सपने, मेरी पुस्तकें सब मुझसे दूर जाते प्रतीत होने लगे। मैं अपनी इच्छाओं को दिवा स्वप्न बनने नहीं देना चाहती। समय मिलने पर मैं किताबें खोलकर बैठ जाती। अनियमित ही सही, कभी कभी कॉलेज भी जाती। जब भी कॉलेज जाती मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति कठोर हो जाता। मैंने कॉलेज जाना कम कर दिया। देखते देखते 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पुस्तकें मुझसे दूर होती जा रही हैं, किंतु कब तक वो मुझसे दूर रह सकती हैं? मैं भी उनसे कब तक दूर रह पाऊंगी? मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, किंतु पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। एक दिन मुझे न जाने क्या हुआ कि मैं पति से बोल पड़ी। इसका कारण कदाचित उनका बार बार पढ़ने के लिए मुझे रोकना व मुझे छोड़ देने की चेतावनी देना था। दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तन से भी मन से भी। सड़ी गली परंपराओं व रिश्तों की सड़ांध में जीते हुए किसी प्रकार मैं पीएचडी पूरा करने के लिए प्रयत्न करने लगी। पीएचडी पूरा होते होते कहें तो उससे पूर्व ही रिश्ते टूटने की कगार पर जा पहुँचे हैं। एक तरफ जीवन में बहुत कुछ छूटता जा रहा था तो दूसरी ओर नए मित्र और प्रशंसक बढ़ते जा रहे थे। तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं? एक दिन मेरे पति ने मुझसे एक अपरिचित की भांति पेश आते हुए कहा। क्या कह रहे हैं? मैंने पूछा। यही कि तुम पुरुषों से मेल जोल रखती हो। कितनी बदनामी हो रही है मेरे परिवार की। मेरे पति के चेहरे पर घृणा के भाव थे। मैं रिसर्च कर रही हूँ। उस कार्य को करने में मुझे सहयोगी प्रोफेसर से मिलना पड़ता है। मैं कोई गलत कार्य तो नहीं कर रही हूँ। मैं अपराधिनी तो न थी, किंतु किसी अपराधिनी की भांति मैंने अपना पक्ष रखते हुए कहा। तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारे इस हट में हम सबकी बदनामी हो रही है। मेरे पति अपनी बात पर कायम थे। लोग तो अच्छे को भी बुरा समझते हैं। लोग कहेंगे ये सोचकर मैं कुछ भी करना छोड़ दूं। मैंने पति की बातों का प्रतिकार करते हुए कहा। पति के साथ ये नोकझोंक, लड़ाई झगड़े, घृणा, क्रोध एक दिन की बात तो न थी। मेरा शोध पूरा होने की ओर अग्रसर था और उसके साथ दाम्पत्य जीवन रिक्त होने की ओर। पुरुषों का स्त्रियों के प्रति दोहरी मानसिकता, एक स्वतंत्र देश में स्त्रियों की परतंत्रता, उनका शोषण और उनकी ओर से कभी कभी सुनाई देने वाले विद्रोह के स्वर मेरी रचनाओं में स्थान बनाने लगे। मेरे दाम्पत्य जीवन में समा चुकी कटुता से मेरा विद्रोही स्वभाव समझौता करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे रहा था। मेरा रिसर्च पूरा हो चुका था। अध्यापन कार्य हेतु कॉलेजों में आवेदन करना प्रारंभ कर दिया था। मेरी पहली पुस्तक कविता संग्रह के रूप में प्रकाशित होने वाली थी। मेरी इस छोटी सी प्रसन्नता के छोटे क्षणों में मेरे साथ परिवार में प्रसन्न होने वाला अपना कोई न था। अतः ये प्रसन्नता मैंने अपने परिवार से नहीं बल्कि बाहर अपने प्रशंसकों व कॉलेज के सहकर्मियों से साझा किया। खुशियों के एक एक पल की तलाश करते करते ससुराल के घुटन भरे माहौल में 1 वर्ष और व्यतीत हो गया। आज एक खुशनुमा दिन है जब डाकिया आया और मुझे एक लिफाफा देकर गया। उसमें कॉलेज में बतौर शिक्षिका मेरी नियुक्ति का पत्र था। ठीक से पढ़ा तो देखा मेरी नियुक्ति दूसरे शहर में हुई है। तो अब क्या करूं? ये नौकरी ज्वाइन करूं या न करूं? निर्णय अनिर्णय की स्थिति पुनः मेरे समक्ष थी, किंतु कुछ घंटों में मैं निर्णय ले चुकी थी। वो ये कि मुझे ये नौकरी करनी ही है। ये नौकरी तो दूसरे शहर में है, इसे तुम कैसे कर सकती हो? मेरे पति ने कहा। कर सकती हूँ, ये मेरा संक्षिप्त उत्तर था। पति की प्रतिक्रिया मैंने नहीं देखी। अकेले जाकर मैंने कॉलेज शिक्षिका की नौकरी ज्वाइन की। यद्यपि शहर मेरी ससुराल से दूर था, किंतु मुझे नौकरी करनी ही थी। मेरा ये निर्णय अडिग था। परिवार से दूर दूसरे महानगर में मैं पति के सहयोग के बिना अकेले रहने लगी। शहर की ये दूरियां दिलों की दूरियों में कब तब्दील हो गई मैं जान ही नहीं पाई। मेरा परिवार छूट गया। मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो गया था, क्योंकि उसे मैं पति के पास छोड़कर आई थी। एक स्त्री यदि अपने लिए कुछ पल जीना चाहे या अपने सपनों को पूरा करना चाहे तो उसे बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, या कहें तो बहुत से अपने उसे अकेले छोड़ देते हैं। मेरे अनुभवों ने मुझे इस कटु सत्य से परिचित कराया।
नई जगह, नए वातावरण में अध्यापन कार्य के साथ मेरा लेखन भी बदस्तूर चलता रहा। मुझे नहीं मालूम मेरी कहानियों, कविताओं में लोगों को क्या नज़र आता। मेरे प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही है, मेरी पुस्तकें छपती जा रही हैं, साहित्य के क्षेत्र में एक जाना पहचाना चेहरा बन गई हूँ मैं। मेरी लेखनी को बड़े व प्रतिष्ठित सम्मान मिलने लगे हैं। कॉलेज के अतिरिक्त मेरा शेष समय साहित्यिक सेमिनारों, गोष्ठियों आदि में व्यतीत हो जाता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा है। मेरा स्थानांतरण अब दिल्ली में हो गया है, साहित्य और लेखन के लिए अनुकूल शहर और देश की राजधानी। मेरी व्यस्तताएं और बढ़ गई हैं। बहुत दिनों पश्चात दिल्ली में मेरी मुलाकात ससुराल के एक परिचित से हुई। उसके द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। वहाँ अब किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने पति से या विगत से कोई शिकायत न थी। मैं भी तो उनसे अलग एक दूसरे मार्ग पर आगे बढ़ गई थी। अध्ययन, अध्यापन, लेखन में मेरा जीवन सिमट गया था। मेरे साक्षात्कार लिए जाते तो उसमें मेरे लेखन के संबंध में अनेक प्रश्न होते। मेरे लेखन की चर्चा तो होती ही थी, आखिर वही तो मेरी पहचान है। किंतु एक प्रश्न और भी बहुधा मुझसे पूछा जाता, वो ये कि आपके बारे में कहा जाता है कि साहित्यिक गोष्ठियों, सेमिनारों में साहित्य के साथ ही आपका सौंदर्य भी चर्चा में रहता है। जितने प्रशंसक आपके लेखन के हैं उससे कम आपके सौंदर्य के नहीं हैं। ये प्रश्न मुझे असहज कर देता। ऐसे प्रश्नों के मैं यथोचित उत्तर भी दे देती, फिर भी ये प्रश्न बार बार मेरे समक्ष आकर खड़ा हो जाता। जो भी हो, नेकनामियों व बदनामियों के साथ समय आगे बढ़ रहा था। जीवन के दिन व्यतीत होते जा रहे थे। इस अनजाने शहर को मैंने अपना लिया था और इस शहर ने मुझे। यहाँ के एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट रूपी आशियाना मैंने ले लिया था। कहने को तो ये एक पूरा घर था जिसमें परिवार को संपूर्ण रूप देते पति पत्नी बच्चे सभी रह सकते थे, किंतु इसमें रहना मुझे अकेले था। गांव के मेरे खुले व बड़े घर के एक कोने के बराबर भी नहीं था शहर का ये फ्लैट, फिर भी पूरा का पूरा खाली लगता। उम्र के 50वें पड़ाव पर मैं आ गई थी। शोहरत और अफवाहों की बुलंदियां मुझे छू रही थीं। आप परमिंदर हैं? एक दिन मैं एक चित्र प्रदर्शनी में पेंटिंग्स देखने में व्यस्त थी कि सहसा किसी ने पूछा। नज़रें उठाकर देखा तो एक दुबला पतला लंबा गौर वर्ण का आकर्षक युवक मुझसे मुखातिब था। जी हाँ, मैं ही हूँ परमिंदर, मैंने उत्तर दिया और पेंटिंग देखने में मशगूल हो गई। आपकी तस्वीरें पत्र पत्रिकाओं में देखता रहता हूँ, आपको देखते ही पहचान गया। वो मेरे साथ चलता जा रहा था और बातें करता जा रहा था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। मेरी तस्वीरें? मैं सिर्फ आपकी तस्वीरें नहीं देखता, आपको पढ़ता भी हूँ। मैं अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि वो बोल उठा। गजब की कशिश थी उसकी आवाज़ में। मैंने अपनी दृष्टि उठाई और उसे देखने लगी। अपलक देखती रही, न जाने क्यों, और मुस्कुरा पड़ी। उससे कुछ कह ना पाई, यहाँ तक कि एक औपचारिक शब्द शुक्रिया भी नहीं। उसका नाम पूछना तो दूर की बात थी। फिर मिलते हैं कहते हुए शालीनता से दोनों हाथ जोड़कर उसने विदा ली। मैं स्वयं में लौट आई। चित्र प्रदर्शनी से बाहर निकलते ही मैं उस युवक को विस्मृत कर चुकी थी। समय किसी परिंदे सा उड़ता चला जा रहा था। देखते देखते 6 माह व्यतीत हो गए। समय के साथ ऋतुएं भी परिवर्तित हो चली थीं। खूबसूरत सर्दियों के दिन आ गए थे। आइए मेरे साथ आइए, इस प्रदर्शनी में मेरी भी कुछ पेंटिंग्स लगी हैं। इस चित्रकला प्रदर्शनी में आज वो युवक पुनः मिल गया। दोनों हाथ जोड़े मुझसे अपनी पेंटिंग्स देखने की गुजारिश कर रहा था। इतनी शीघ्र आपसे मिलना मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है, मुझे अपने पीछे चलने का संकेत करते हुए उसने कहा। मैं सम्मोहित सी उसके पीछे चलती जा रही थी। गैलरी के सामने की दीवार पर उसके अनेक चित्र लगे थे। मैं चित्रों को देखने लगी। चित्रों को देखने से चित्रकार की कल्पना, रंग संयोजन, कला के प्रति कलाकार की गंभीरता का स्पष्ट आभास हो रहा था। पेंटिंग से कोनों पर बेहद कलात्मक ढंग से चित्रकला की दुनिया का जाना पहचाना नाम आयुष्मान लिखा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। तो तुम जाने माने चित्रकार आयुष्मान हो? उसके चित्रों को देखते हुए मैंने कहा। जाना माना नहीं, गुमनाम सा। उसकी हाजिर जवाबी पर मैं मुस्कुरा पड़ी। उसकी पेंटिंग्स देखते देखते मैं उसकी कला की प्रशंसक हो चुकी थी। अब तो तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा, पर्स से छोटी डायरी उसकी ओर बढ़ाते हुए मैंने कहा। नहीं, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं।
इतनी बड़ी लेखिका मेरे सामने है और मुझसे ऑटोग्राफ मांग रही है। उसकी कशिश भरी आवाज़ मेरे कानों में टकरा रही थी। बस यही इच्छा हो रही थी कि मैं उसकी आवाज़ सुनती रहूं। वो डायरी पर अपना नाम लिखकर मेरी ओर बढ़ा चुका था। ऑटोग्राफ वाले पृष्ठ के कोने में उसका दूरभाष नंबर भी लिखा था। प्रदर्शनी में पूरे समय वो मेरे साथ रहा। जितना समय मैं प्रदर्शनी के लिए सोचकर आई थी, उससे अधिक समय तक मैं उसके साथ रही। शनै शनै लगभग 2 सप्ताह व्यतीत हो गए। इस बीच कभी कभी आयुष्मान की याद मुझे अवश्य आई। उसका दूरभाष नंबर मेरे पास होने के पश्चात भी मैंने उससे फ़ोन नहीं किया। फ़ोन करूँ भी तो क्या कहूँ, क्या बातें करूँ मैं उससे। मैं अलग तो वो अलग, उसका और मेरा कार्यक्षेत्र अलग, हमारे दरमियाँ उम्र का एक लंबा फासला, कुछ भी तो समानता नहीं है। फ़ोन करूँ भी तो क्या बातें करूँगी। उसे फ़ोन करने का विचार त्याग मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। एक दिन मैं कॉलेज से घर पहुंचकर फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी ही रही थी कि सहसा दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने आयुष्मान खड़ा था। तुम? उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। वो दोनों हाथों को जोड़े हुए मुस्कुरा रहा था। आओ, कहते हुए उसे अंदर आने का संकेत किया। उस शाम चाय हम दोनों ने साथ पी। आयुष्मान देर तक बैठा रहा, खूब सारी बातें करता रहा। अपने सपने, अपनी रुचियाँ, अपनी उलझनें, अपनी संतुष्टि, अपनी प्रसन्नता, सब कुछ मुझसे साझा किया। साथ ही ये भी कि घर वालों के कहने पर भी उसने अब तक विवाह क्यों नहीं किया। कारण ये कि उसकी कलात्मक रुचियाँ, मसलन साहित्य और कला की समझ रखने वाली लड़की उसे अब तक नहीं मिली। आयुष्मान की बातें मुझे प्रभावित कर रही थीं। उस शाम देर तक वो बैठा रहा। 1-2 दिनों के अंतराल के पश्चात आयुष्मान बहुधा मुझसे मिलने आने लगा। उसके आने से मेरे शाम का समय अक्सर अव्यवस्थित होने लगा। वही समय होता है मेरे लेखन का, किंतु आयुष्मान के आने से शाम का समय बातों में ही व्यतीत हो जा रहा था। मैं शाम को अक्सर आपके पास आ जाता हूँ, आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, मैं शीघ्रता से कह बैठी। उसकी कशिश भरी आवाज़ ने मुझे सम्मोहित सा कर दिया। चलिए, आज शाम की चाय मैं बनाता हूँ। मेरे मना करते करते एक दिन वो मेरी छोटी सी रसोई में जा चुका था। कुछ ही देर में गर्म चाय और पोहा मेरे समक्ष था। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। इतना स्वादिष्ट पोहा और गाढ़ी टेस्टी चाय जैसी कि मुझे पसंद थी। थकान और समयाभाव के कारण मैं चाय के साथ कोई स्नैक्स बना नहीं पाती और बहुधा बाज़ार से मंगा लेती हूँ। अरसे बाद इतना स्वादिष्ट नाश्ता किया था मैंने। इस बात से मैं अचंभित भी थी कि आयुष्मान इतना अच्छा कुक है। अब जब भी शाम को आयुष्मान आता, नाश्ते में कुछ ना कुछ बनाता। बहुत भिन्नता तो नहीं थी उसके व्यंजनों में, किंतु जो भी बनाता अच्छा बनाता। बातों बातों में ये भी पता चला कि अपने यायावर स्वभाव व रुचियों के कारण वो अपने घर से अलग किराए के घर में रहता है। ये भी एक कारण है कि वो थोड़ा बहुत पकाना जानता है। घर में सभी उसे नौकरी करने के लिए कहते हैं, किंतु वो एक स्थान पर बंध कर रहना नहीं चाहता है। उसे रंगों की दुनिया में रहना अच्छा लगता है। अब प्रायः प्रतिदिन शाम को मेरे घर आने लगा था। उसका आना अब मुझे अच्छा लगने लगा था। घर गृहस्थी की आवश्यकता की वस्तुएं भी मैं उससे मंगाने लगी थी। देखते देखते कब उसने मेरा पूरा घर संभाल लिया पता ही नहीं चला। मैं उस पर निर्भर रहने लगी थी। वो भी मेरी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखता, शाम का भोजन बनाने में भी मेरी मदद करता, जबकि मैं अकेली थी और मात्र अपने लिए भोजन बनाने में कभी कभी आलस्य कर जाती थी। आयुष्मान के आने से घर के सभी काम सुचारू रूप से होने लगे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। सेमिनारों व साहित्यिक गोष्ठियों में प्रतिभाग करती, मेरे लेखन पर चर्चा होती, आयुष्मान के चित्रों की प्रदर्शनी बड़े बड़े शहरों में लगती। उनमें अपने साथ चलने के लिए वो मुझसे आग्रह करता, किंतु मैं मना कर देती। मेरा लेखन मुझे इन सब के लिए समय न देता। मेरे साथ साहित्यिक गोष्ठियों में वो अवश्य चलता और बस साहित्य के गलियारों में मेरे साथ वो भी चर्चा का विषय बन गया। मेरे साथ अनायास आयुष्मान का नाम जोड़ने लगा। कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता जैसे आयुष्मान किसी आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है। घर का किराया देने के साथ जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने में हो सकता है उसे दिक्कत आ रही हो। मेरे पास 2 कमरे हैं, यदि तुम चाहो तो मेरे पास आकर रह सकते हो। मैं उसकी मदद करना चाहती थी और यही सोचकर एक दिन मैंने उससे कहा। वो आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगा। मेरे साथ आपका नाम जोड़कर लोग आपको बदनाम कर देंगे।
उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मात्र लिखने में ही निडर नहीं हूँ, विचारों से भी स्पष्ट, पाखंड रहित व निडर हूँ। लोग क्या कहेंगे इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे जो अच्छा वो सही लगता है वही मैं करती हूँ। मैंने आयुष्मान से कहा। मैं आपकी विशेषताओं से वाकिफ़ हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। 2 दिनों पश्चात आयुष्मान मैं सामान मेरे फ्लैट में आ गया। सामान में ऐसा कुछ नहीं था जिसे अधिक कहा जाए या आवश्यकता से अधिक। रंग, कैनवस, ब्रश आदि पेंटिंग के सामानों के 2 बक्सों के अतिरिक्त एक छोटा बक्सा जिसमें कुछ सफ़ेद कुर्ते पायजामे व 2 एक काली सदरियाँ थीं जिन्हें वो अक्सर पहना करता था। एक लकड़ी के बक्से में स्टोव, कुछ बर्तन व भोजन सामग्री थी। बस इतनी ही चीज़ें उसके पास थीं जो उसके जीने के लिए पर्याप्त थीं। आयुष्मान मेरे साथ रहने लगा। उसके रहने से मेरे जीवन में भी वो सभी रंग आ गए जिन्हें वो ब्रश की सहायता से कैनवस पर बिखेरा करता था। घर की आवश्यकताओं की चिंताओं से मुक्त मेरा मन लेखन व साहित्यिक गोष्ठियों में खूब रमने लगा। परमिंदर जी, मैं आपसे मिलने से पहले से ही आपसे प्रेम करने लगा था। एक शाम बालकनी में बैठकर मेरे साथ चाय पीते हुए आयुष्मान ने मुझसे कहा। मुझसे मिलने से पहले? वो कैसे? मैंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए आयुष्मान से कहा। आपसे मिला भर नहीं था, किंतु आपकी रचनाएं तो पढ़ता ही रहता था। 1-2 बार साहित्यिक सेमिनारों में भी आपको देखने का अवसर भी मिला था। मैं आपसे प्रेम करने लगा था, उसने सरलता से कहा। उसकी सरलता व नासमझी पर मैं मुस्कुरा पड़ी। मेरे और तुम्हारे बीच उम्र का तकरीबन 20 वर्ष का फासला है। उस बारे में नहीं सोचा तुमने कभी? मैंने उससे कहा। नहीं परमिंदर जी, प्रेम में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, बस प्रेम प्रमुख होता है। आयुष्मान की आकर्षक व कशिश भरी आवाज़ से मैं सम्मोहित सी होती जा रही थी। उस दिन आईने में मैंने स्वयं को भरपूर ढंग से देखा। उम्र की परछाइयाँ चेहरे पर स्पष्ट थीं, किंतु इस उम्र में भी मैं आकर्षक थी, अपनी उम्र को कई वर्ष पीछे छोड़ती हुई, किंतु इतनी भी नहीं कि आयुष्मान जैसा आकर्षक युवा मुझ में अपना प्रेम ढूंढने लगे। आयुष्मान मेरे साथ क्या रहने लगा, मेरे साथ उसका नाम जोड़ने लगा। आयुष्मान को इससे कोई आपत्ति न थी। उसने अपने जीवन को ब्रश व रंगों के अतिरिक्त मेरे इर्द गिर्द केंद्रित कर लिया था। अपने साक्षात्कारों में वो बेबाकी से मेरे व अपने रिश्ते को जीवन साथी का नाम देता। मेरी सुख सुविधाओं, मसलन खाने पीने व कभी कभी अस्वस्थता की स्थिति में समय पर दवाइयाँ व मेरे आराम का पूरा ध्यान रखता। मुझे अपनी साहित्यिक अभिरुचियाँ पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिलने लगा। कभी कभी आयुष्मान के बिना मुझे मेरा जीवन, मेरा घर चलना असंभव सा लगने लगता। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ भी आता है जब हम चाहते हैं कि उम्र और समय बस यहीं ठहर जाए, किंतु ऐसा कहाँ संभव है। समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। आगे बढ़ते समय ने मेरे शरीर पर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया था। थोड़ी दूर चलने पर मैं थक जाती, शारीरिक सक्रियता कम होती जा रही थी, उम्र जनित बीमारियां भी सिर उठाने लगी थीं। ऐसी अस्वस्थता की स्थिति में डॉक्टर के पास मुझे लेकर जाना, दवाइयाँ लाना, उन्हें समय पर मुझे देना आदि सब कुछ आयुष्मान करता। आयुष्मान युवा था, जबकि मैं प्रौढ़ावस्था को पार करती हुई आगे की ओर बढ़ चुकी थी। कभी कभी मैं सोचती कि यदि ये आयुष्मान मेरे जीवन में ना आता तो इस उम्र में मेरा क्या होता, कौन मेरी देखभाल करता। शारीरिक दुश्वारियों से कहीं आगे बढ़कर इस अकेलेपन से मैं कैसे निपटती। तब जो भी होता हो जाता। इस समय ये अच्छा है कि आयुष्मान मेरे साथ है। आज भी मैं बालकनी में बैठी आयुष्मान की प्रतीक्षा कर रही हूँ। शाम की चाय का समय हो गया है, जिसे मैं आयुष्मान के साथ ही पीती हूँ। आयुष्मान बस आ ही रहा होगा। पत्र पत्रिकाएं सनसनी फैलाने के लिए किसी के भी नाम का प्रयोग भद्दे ढंग से कर लेती हैं। उन्हें किसी की भावनाओं से क्या लेना देना। पत्रिकाएं बिकनी चाहिए बस। आयुष्मान आ चुका था और बेसिन में हाथ धोते हुए किसी बात पर नाराज़गी व्यक्त कर रहा था, न जाने किस बात पर। क्या हुआ, बताओ तो सही। थोड़ी ऊंची आवाज़ में मैंने आयुष्मान से पूछा। ये देखिए परमिंदर जी, 2 प्याली चाय व एक पत्रिका मेरे सामने टेबल पर रखते हुए आयुष्मान ने कहा। क्या है इसमें? पत्रिका उठाते हुए मैंने पूछा। देखिए परमिंदर जी, इस पत्रिका में हमारे बारे में क्या लिखा है, आयुष्मान ने कहा। मैं पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। बीच के पृष्ठ पर आकर मेरी दृष्टि ठहर गई।
मेरे चित्र के साथ मेरे साहित्य के बारे में तो छपा था ही, किंतु उस साक्षात्कार की मुख्य पंक्तियाँ ये थीं कि मेरी रचनाओं के साथ ही साथ मेरे जीवन में भी रंग भरने वाला ख्याति प्राप्त चित्रकार आयुष्मान है, जो परमिंदर जी के साथ रहता है। तो इसमें गलत क्या है? पूरा लेख पढ़े बिना मैंने आयुष्मान से कहा। पत्रिका मेज पर रख दी। है परमिंदर जी, गलत है। मुझसे मिलने से पूर्व ही आप बहुत बड़ी लेखिका थीं, साहित्य के क्षेत्र में एक उच्च स्तर का मुकाम हासिल कर चुकी थीं। मैंने क्या किया? आयुष्मान ने पत्रिका पर नाराज़ होते हुए कहा। तुमने मेरे बेरंग जीवन में रंग भरा है, इसमें गलत क्या है? मेरी बात सुनकर आयुष्मान बस मुस्कुरा पड़ा, बोला, कुछ भी नहीं। आयुष्मान पुनः रसोई में चला गया। कदाचित भोजन में उसे मेरे लिए कुछ विशेष बनाना था। मेरी साहित्यिक यात्रा में आयुष्मान का साथ खूबसूरत लम्हों की भांति मेरे साथ रहा। मेरी सेवानिवृत्ति के पश्चात मेरे अकेलेपन को भरने वाला मेरा साहित्य और आयुष्मान ही तो मेरे साथ थे। अब मेरे पास पर्याप्त समय था। मैंने महिलाओं के साथ होने वाले शोषण, उनके अधिकारों के हनन, सामाजिक विषमताओं पर खूब लिखा। इतना ही नहीं, प्रेम के रंगों से भी साहित्य को पूर्णता प्रदान की। अब बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक सक्रियता व साहित्यिक गोष्ठियों में प्रतिभाग कम होता जा रहा था। क्षीण होते जा रहे शारीरिक सौष्ठव, झुर्रीदार चेहरा, सूखती त्वचा, बीमार शरीर व साहित्य की प्रचुर थाती, यही तो थे अब मेरे पास। आयुष्मान ने मेरे खालीपन को भरते हुए सब कुछ बखूबी संभाल लिया। उम्र का प्रभाव मेरे लेखन पर पड़ रहा था। मेरा लेखन कार्य कम होता जा रहा था। यद्यपि आयुष्मान मेरे स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखता। जीवन की ढलती सांझ में विगत दिनों की स्मृतियाँ कदाचित कुछ अधिक ही मुखर उठती हैं। अब से कुछ वर्ष पहले जब आयुष्मान मुझसे मिला था, तब वो नवयुवक था और मैं भी 40-45 वर्ष की महिला थी। उन दिनों उम्र की दुनिया हमने कभी अनुभव नहीं की। आयुष्मान अब भी युवा है और आज मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। आज भी मेरे समीप बैठकर वो पूर्व की ही भांति मुझे निहारा करता है। न जाने क्या पाता है वो मुझमें, या क्या ढूंढने का प्रयत्न करता है। मैंने कभी उससे पूछा नहीं। कुछ प्रश्न अपने आप से भी मुझे पूछने चाहिए। जब आयुष्मान नहीं आया था मेरे जीवन में, वो समाया था मेरे वजूद में, वो जिसे अब भी मैं एक क्षण को विस्मृत नहीं कर पाती, उसकी स्मृतियाँ। ओह, उसकी स्मृतियाँ! सचमुच ढलती सांझ में विगत स्मृतियाँ कुछ अधिक ही मुखर उठती हैं। हाँ, वो एक ख्याति प्राप्त शायर, कवि, लेखक था। अनेक पहलू थे उसके व्यक्तित्व के। एक संपूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्तित्व। मैं उसमें अपना संपूर्ण तलाश चुकी थी, किंतु शब्दों की अभिव्यक्ति से कोसों दूर था मेरा उसके साथ लगाव, हृदय की गहराइयों से प्रस्फुटित प्रेम। मैं अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर पाती, उससे पूर्व ही उसने अपनी भावनाएं मेरे समक्ष प्रकट कर दी थीं। उसने कब मुझ में अपना सर्वस्व तलाश लिया था, मुझे आभास तक न हुआ। मेरे सपनों को पंख लग गए थे। आसमान में उड़ती फिर रही थी उन दिनों में। मेरे साथ उसकी मित्रता के चर्चे प्रबुद्ध वर्ग में ईर्ष्या का कारण अधिक बने। महिलाएं मेरे व पुरुष उसके भाग्य से ईर्ष्या करते। उसके व्यक्तित्व व गीतों में था ही कुछ ऐसा आकर्षण। उसके लिखे गीत युवाओं में सम्मोहन पैदा करते। प्रेम व विरह के रंगों से सराबोर उसके गीत में सब भीग जाते। मैंने तो बस अपना वजूद ही उसमें तलाश लिया था। उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती थी। अपने रिश्ते को एक सामाजिक नाम देना चाहती थी, विवाह जैसा कुछ। किंतु विवाह की लकीरें तो मेरे हाथों में थी ही नहीं। माँ ने भी तो मेरा विवाह बिना लकीरों के करा दिया था। धर्म की ऊंची अभेद्य दीवारें हमारे बीच खड़ी कर दी गई थीं, जिसे न तो वो तोड़ पाया न मैं। उन ऊंची दीवारों के समक्ष हमारे शब्द कमज़ोर पड़ गए थे। मेरे पश्चात ताउम्र वो किसी अन्य से अपनी भावनाएं नहीं जोड़ पाया। एक दिन मैंने सुना, संसार की सभी दीवारों को तोड़ता हुआ, सभी बंधनों को यहीं छोड़ता हुआ किसी अन्य संसार में वो चला गया। मैंने उससे प्रेम किया था। प्रेम। ढलती सांझ में अब मेरे पास आयुष्मान ही है, जिसे मैं जब चाहूँ तब आवाज़ दे सकती हूँ। अब तो यदा कदा ही कोई लेखक मित्र या पत्रकार मुझसे मिलने आते हैं। जब भी वो आते हैं, मुझे अपने विगत युवा दिन स्मरण आने लगते हैं। पुराने दिनों की स्मृतियाँ सजीव होने लगती हैं। मैं बस उतर पड़ती हूँ उन्हीं स्मृतियों के जंगल में। पुरानी बातें हों और आयुष्मान की चर्चा ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है? आयुष्मान मेरा वर्तमान है।
जब भी कोई आपसे मिलने आता है आप मेरी इतनी प्रशंसा क्यों करती हैं? एक दिन आयुष्मान ने मुझसे कहा था। तुम्हें याद है उस दिन एक पत्रकार ने मेरे जीवन की कुछ उपलब्धियों के बारे में पूछा था? मैंने आयुष्मान से कहा था, हाँ हाँ याद है। तुम भी मेरे जीवन की कुछ अच्छी उपलब्धियों में से एक हो। मेरी बात सुनकर आयुष्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पम्मी जी, वो साक्षात्कार पूरा पढ़िए, देखिए क्या छपा है। आयुष्मान ने रसोई में से ही मुझसे कहा। तुमने पढ़ लिया हो तो तुम ही बताओ। सचमुच मैं पूरा साक्षात्कार आयुष्मान से ही सुनना चाहती थी। नहीं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैं बस मुख्य बिंदु पढ़ पाया। पहले आप पढ़ लेंगी तब पढ़ूंगा, आयुष्मान ने कहा। आयुष्मान ऐसा ही करता है, कोई भी काम मुझसे पूछे बिना नहीं करता, चाहे मेरी रचनाएं पढ़ने का हो या मेरे साक्षात्कार पढ़ने का। पत्रिका उठाकर उसने अपने साक्षात्कार को मैं धीरे धीरे पढ़ने लगी। धीरे धीरे साक्षात्कार के एक एक हर्फ को पढ़ रही थी, जो इस प्रकार था। परमिंदर के जीवन का एक पहलू ये भी है कि उन्होंने आयुष्मान जैसे प्रतिभाशाली युवक को अपने सौंदर्य के मोहपाश में बांध कर रखा है। वो उनके मोहपाश से निकलना चाहता है किंतु निकल नहीं पाता। परमिंदर जैसी लेखिका जो आदर्श और सच्चे प्रेम की बातें बड़ी साफगोई से लिखती हैं, किंतु सच्चाई ये है कि उन्होंने अपने अकेलेपन और वृद्धावस्था में सहारे के लिए एक युवक को प्रेम के मायाजाल में फंसा रखा है। मैं पढ़ती जा रही थी और मेरा दिल डूबता जा रहा था। घबरा कर मैंने पत्रिका स्टूल पर रख दी और बालकनी से बाहर आकाश की ओर देखने लगी। नीले आसमान में उन्मुक्त उड़ते चहकते पक्षियों के झुंड को देखकर मन को थोड़ा सा सुकून मिला। चाय पी लीजिए पम्मी जी, ठंडी हो रही है। आयुष्मान के स्वर सुनकर मैं अपनी दुनिया में वापस आ गई। लीजिए पम्मी जी। वो चाय का प्याला लेकर मेरे सामने खड़ा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से मैंने प्याले को पकड़ लिया। अब आयुष्मान ने पढ़ने के लिए पत्रिका स्टूल पर से उठा ली थी। मेरी दृष्टि चाय के प्याले पर झुकी थी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी प्रेम का रंग स्याह। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।